आरक्षण की प्रतिशत क्या होनी चाहिए, इस पर संविधान कुछ नहीं बोलता। दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं, जहाँ 50% के सीमा को तोड़ दिया गया है। हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि हाई कोर्ट इसको स्टे कर सकती है, लेकिन सामान्यतः ऐसे कानूनों को हाई कोर्ट स्टे नहीं करती है। मौलिक अधिकार के नाम पर या समानता के अधिकार के नाम पर ऐसे कानून को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। पिटिशनर के तर्क को की सुनवाई हो सकती है, सरकार से जवाब मांग सकती है, लेकिन इस पर स्थगन आदेश पास नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये ईडब्ल्यूएस के लिए जो आरक्षण है वो जायज है, संवैधानिक है। 50% की जो ये सीमा रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खींच रखी है, ये अब धूमिल होती जा रही है। इंदिरा साहनी कानून का पहला उल्लंघन तो केंद्रीय सरकार ने खुद किया, जब वो अनारक्षित वर्गों के लिए आर्थिक गरीबी के आधार पर 10% का आरक्षण दे दिया। 1950 में जमींदारी उन्मूलन था, उसे लाया गया। तो ऐसे कानून को कानूनी चुनौती से बचाने के लिए ऐसा संविधान में संशोधन करके ये 9th शेड्यूल जोड़ा गया था कि ऐसे कानूनों को बचाया जाए। 9वें शेड्यूल में जब केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य के कानून को या अपने कानून को रख देती है, तो उस पर आप उसके संवैधानिकता पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर आप उसको चुनौती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते। तमिलनाडु का जो आरक्षण कानून है वो संविधान के 9वें शेड्यूल में रख भी दिया गया है। जो प्रसिद्ध केस है इंदिरा साहनी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेवा में आरक्षण की सीमा होनी चाहिए और ये 50% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी केस में जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था कि आरक्षण कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा, इस आधार पर इस कानून को भी अवैध समझ के ये चुनौती दी गई होगी। क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं, क्या क्या कारण बताए गए हैं इस कानून को चुनौती देने का, ये अभी साफ नहीं हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण की दायरा बढ़ा करके 75% कर दी गई है, पर उसके बाद अब हाईकोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दायर किया गया है कि अब आरक्षण की सीमा बढ़ा नहीं सकते हैं। 50% का जो पहले बैरियर था वो टूट चुका था, क्योंकि केंद्र सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देकर के ये बैरियर तोड़ी थी। पर अब नीतीश कुमार की सरकार ने यूं कहें कि अगर चुनावी लाभ के लिए ही सही, पर आरक्षण की जो दायरा बढ़ाई गई है उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सभी मसलों पर बात करें, हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के वसंत चौधरी। सर, जो हाईकोर्ट में डाला गया पिटीशन सर 75% आरक्षण के खिलाफ, उसका कानून क्या कहता है सर? क्या इस पर स्टे लग सकता है, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ये तो अभी केवल अखबारों में ये खबर आई है कि कोई रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें कि इस नए कानून को, आरक्षण संबंधित जो नया कानून 2023 आया है, उसको चुनौती दी गई है। उनका क्या ग्राउंड है, क्या आधार है चुनौती देने का, ये तो अभी तक हम लोग पिटीशन पढ़े नहीं है, और अखबार की खबर में भी ऐसी कोई बात है नहीं कि किसने फाइल किया और क्या ग्राउंड्स लिए गए हैं, क्या क्या कारण बताए गए हैं इस कानून को चुनौती देने का, ये अभी साफ नहीं हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर लोग सोच रहे हैं कि चूँकि 50% से ज़्यादा आरक्षण हो गया बिहार में, तो ये शायद इंदिरा साहनी केस में जो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था कि आरक्षण कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होगा, इस आधार पर इस कानून को भी अवैध समझ के ये चुनौती दी गई होगी। कानून इस पे क्या कहता है सर? अब सदन से भी, दोनों सदनों से पास हो गया, विधानमंडल विधानसभा से पास हो गया सर, कानून इसके विषय में क्या कहती है? आरक्षण की प्रतिशत क्या होनी चाहिए, इस पर संविधान कुछ नहीं बोलता है। संविधान ये सरकार के बुद्धि पर छोड़ देता है कि उसको कितना, कहाँ पर नौकरियों में या शिक्षण संस्थानों में एडमिशन में आरक्षण देना है। लेकिन जब ओबीसी आरक्षण लगाया गया 1990 में, 91 में, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई चली। जो प्रसिद्ध केस है इंदिरा साहनी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेवा में आरक्षण की सीमा होनी चाहिए और ये 50% से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। ये कानून सेंट्रल सर्विसेज के आरक्षण में लागू माना गया। लेकिन इसके बावजूद दक्षिण भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां 50% के सीमा को तोड़ दिया गया है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है
कि तमिलनाडु का जो आरक्षण कानून है, वो संविधान के 9वें शेड्यूल में रख भी दिया गया है। 9वें शेड्यूल में जब केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य के कानून को या अपने कानून को रख देती है, तो उस पर आप उसके संवैधानिकता पर, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर आप उसको चुनौती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे सकते। इसी कारण नीतीश सरकार ने भी शायद, जो हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है, कि इस कानून को 9वें शेड्यूल में रखने के लिए केंद्र से अनुशंसा की है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुशंसा किया कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, अगर 9वीं में अनुसूची में डाल दिया जाता है सर, तो क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकती है, स्टे लगा सकती है? 9वें शेड्यूल में अगर डाल दिया जाएगा तो सामान्यतः ऐसा नहीं हो सकता है। 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या क्या प्रावधान है सर, क्या क्या क्राइटेरिया? जो भी कानून बहुत बड़े दायरे में पब्लिक इंटरेस्ट में है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे 1950 में जमींदारी उन्मूलन था, उसे लाया गया, तो ऐसे कानून को कानूनी चुनौती से बचाने के लिए ऐसा संविधान में संशोधन करके ये 9th शेड्यूल जोड़ा गया था कि ऐसे कानूनों को बचाया जाए। मौलिक अधिकार के नाम पर या समानता के अधिकार के नाम पर ऐसे कानून को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि राज्यपाल की भी मंजूरी मिल गई है सर इस कानून को? राज्यपाल की मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन इससे 9th शेड्यूल में लाने का काम केंद्रीय सरकार का है। राज्यपाल के मंजूरी के बाद भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसके नहीं, हाई कोर्ट को ये अधिकार है कि हाई कोर्ट इसको स्टे कर सकती है, लेकिन सामान्यतः ऐसे कानूनों को हाई कोर्ट स्टे नहीं करती है। ये अगर हाई कोर्ट इसको सुन सकती है, इसकी सुनवाई कर सकती है, पिटिशनर के तर्क की सुनवाई हो सकती है, सरकार से जवाब मांग सकती है, लेकिन इस पर स्थगन आदेश पास नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। इंदिरा साहनी का जो जजमेंट था सर, वो जो कानून था, हाँ। वो 50% से ज़्यादा आप बैरियर नहीं तोड़ सकते हैं। EWS में दिया गया है सर कि अब 10%। मेरा ये मानना है कि इंदिरा साहनी कानून का पहला उल्लंघन तो केंद्रीय सरकार ने खुद किया, जब वो अनारक्षित वर्गों के लिए आर्थिक गरीबी के आधार पर 10% का आरक्षण दे दिया। तो अब सामान्यतः केंद्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण का दायरा 60% चला गया, इसलिए 50% की जो ये सीमा रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खींच रखी है, ये अब धूमिल होती जा रही है, धूमिल हो चुकी है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये EWS के लिए जो आरक्षण है वो जायज़ है, संवैधानिक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सरकार के सेवाओं में आरक्षण में 60% की अनुमति दे दी, तो अब राज्यों में खास करके तब जब जातीय जनगणना हो गई है, और जातीय जनगणना में यह बात साफ होके आ गई है कि बिहार में बेहद गरीबी है, प्रगति नहीं हुई है, औद्योगिकरण नहीं हुआ है, आवास हीनों, भूमिहीनों की बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे हालात में ये मांग उठ भी रही थी, इसका राजनीतिक पक्ष पे अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये मांग उठ भी रही थी। विभिन्न आरक्षित वर्ग आरक्षण बढ़ाए जाने की मांग बिहार में पिछले 10-12 वर्ष से लगातार करते आ रहे हैं, और नीतीश कुमार को चुनाव भी लड़ना है, और हर एक राजनेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसकी पहली प्राथमिकता चुनाव जीतना रहता है। तो चुनाव जीतने के लिए भी ये नीतीश लालू जोड़े को ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि आरक्षण अब 75% हो गया है। सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिल गया है, उनके गरीब तबके को, और आरक्षण तो गरीब तबके के लिए ही है, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति छोड़ के जितने आरक्षण हैं वो सब कुछ आमदनी के नीचे वाले लोगों के लिए ही है, चाहे वो OBC हो, EBC हो या सवर्णों के लिए आरक्षण हो। उसमें ये एक सीलिंग बांध दिया गया है कि जिनकी आमदनी खास सीमा से ऊपर है उनको ये आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी, केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये बात नहीं। एक सवाल ये है सर कि बिहार में ये अगर ये कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है, तो बिहार के बाहर जो यूपी वाले हैं, झारखंड वाले हैं, क्या उनको आरक्षण भी इसी आधार पे मिलेगा बिहार के? नहीं, ये तो बिहार की, जैसे तमिलनाडु में कानून बना,
तो हर एक राज्य सरकार को अपने कर्मचारी की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को होता है, उसमें केंद्र सरकार का कोई यानी कि बिहार के बाहर को बाहरी को ये बिहार के बाहर वो आज़ाद हैं, वो आज़ाद हैं। झारखंड वाले अपना कानून बना सकते हैं, यूपी वाले अपना कानून बना सकते हैं। झारखंड के अगर कुछ अभ्यर्थी आए कहें कि सरकारी सेवा में मुझे भी बिहार में वो तो सेवाओं में जब नियुक्ति के लिए प्रकाशन होता है, नोटिफिकेशन होता है, तो उसमें लिखा रहता है कि बाहर के लोगों को वो अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। वो नौकरी जो सेवाएं रहती हैं जिसमें सरकार को जैसी आवश्यकता होती है, कहीं डोमिसाइल को प्रश्रय देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि अभी शिक्षण नियोजन में तो उन्होंने बाहर के लोगों को भी नीतीश कुमार ने लिया है। चलिए, तो हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट हाईकोर्ट के पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट बसंत चौधरी थे, जिन्होंने बताया कि आरक्षण का जो प्रावधान, जो दायरा बढ़ाया गया है, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की क्या रणनीति हो सकती है, क्या उस पर जजमेंट हो सकता है। हालांकि इन्होंने अभी वो पूरी ढांचा नहीं देखा है कि किस वजह से क्या क्या कारण बताया गया है कि इस पर स्टे लगाया जाए, जो हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है। और इनका ये भी कहना है कि अगर 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है तो ऐसा कानून है कि उस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पे टिप्पणी नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती, स्टे भी नहीं लगा सकती है। बहरहाल, आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बन रहे जवाहर हिंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।